हमने यूनिट 6 केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया हुआ था। इसको हमने 4 सब टॉपिक में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने रिडॉक्स रिएक्शन को फिनिश किया। इसको हमने लेक्चर 1 से लेक्चर 3 में फिनिश कर दिया था। फिर हमने रेट ऑफ रिएक्शन को कवर किया। ये भी फ्रॉम लेक्चर 4 टू लेक्चर 5 तक हमने कवर कर लिया था। आज हम न्यू टॉपिक रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन है क्या, यानी डेफिनेशंस को दोनों की डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। लास्टली हम डिस्कस करेंगे वो फैक्टर्स जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं। वैसे इसमें अगर हमें पता हो ली शार्टलियर प्रिंसिपल क्या है तो हम इजीली फैक्टर्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पोजीशन के। आल्दो ली शार्टलियर प्रिंसिपल आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, आपके सिलेबस में डायरेक्टली बताया गया कि फैक्टर्स कैसे इफेक्ट होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आपको इजी हो क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करने में। तो आज के लेक्चर में हम सिंपली डिस्कस करेंगे डेफिनेशन को और केमिकल इक्विलिब्रियम को देखेंगे और उन फैक्टर्स को देखेंगे जो केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होने में हेल्प करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनर इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है पूछता है, इसलिए हम इसका एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो टर्म रिवर्सिबल है इसका क्या मीनिंग। लेट्स से मेरे पास वुड थी, उसको मैंने फायर लगा दी, यानी कि मैंने क्या की, कंबशन की, तो क्या बनेगा, हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब क्या इस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से वुड में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो सिंपल आंसर है नो। चूंकि ये दोबारा रिवर्स नहीं हो सका इसलिए हम इसे इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं क्या लेता हूँ, एक फ्लास्क लेता हूँ, उससे वाटर से फिल कर देता हूँ, ये किस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। अब क्या होगा अगर मैं इसे हीट करना शुरू कर दूं। हीट जैसे ही करूंगा तो वाटर पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट होंगे, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो ये वाटर लिक्विड से वाटर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर इसी गैसियस स्टेट में मैं क्या करूं, ऊपर एक कंडेंसर लगा दूं, तो क्या होगा, ये वाटर कंडेंस होना शुरू होगा और ये दोबारा से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। वाटर गैसियस से वाटर लिक्विड स्टेट में आ गया, यानी ये बैकवर्ड मूव किया। अब देखें, ये एक ऐसा प्रोसेस था जो क्या हुआ, रिवर्स हुआ, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और वही प्रोडक्ट ने दोबारा क्या बना दिया, रिएक्टेंट बना दिया। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल कहते हैं। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन हम किसे कहते हैं। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो, उस केमिकल रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, कीप इन माइंड, रिवर्सिबल रिएक्शन को हम इस तरह डबल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से मेरे पास हाइड्रोजन और आयोडीन थी, इसको मैंने 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, यह हाइड्रोजन आयोडाइड बना, जो कि दोबारा से क्या बना सकता है, हाइड्रोजन और आयोडीन बना सकता है। ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, बाय द वे आयोडीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है, लेकिन चूंकि टेम्परेचर जो है वो 500 डिग्री सेल्सियस है इसलिए इसको यहाँ पर गैसियस लिखा है। वैसे आपको स्टेट याद करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट आयनिक कोई इक्वेशन आए तो उसमें आपको स्टेट माइंड में रखने की जरूरत है। फर्दर रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले आप ये देख लें कि हाइड्रेटेड कंपाउंड क्या होता है। जो वर्ड हाइड्रा है इसका मीनिंग होता है वाटर। यही वजह है कि हम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाटर बनाती है। हाइड्रा मीन वाटर, जेन मीन जनरेशन, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है, वाटर बनाती है, इसलिए हम इसे हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रेटेड कंपाउंड क्या हुआ फिर, हाइड्रेटेड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से ये मुराद है कि इनके क्रिस्टल के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप इनके हाइड्रेटेड कंपाउंड के स्ट्रक्चर को या क्रिस्टल को टच करेंगे तो ये वेट फील होगा, वेट नहीं फील होगा। वाटर मॉलिक्यूल इसके क्रिस्टल के अंदर होते हैं। हम फर्दर एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट। अगेन कॉपर क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, इसलिए हमने ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन किया है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CuSO4.5H2O और ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। 5H2O ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। बाय द वे इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। इसी तरह एक और हमारे पास एग्जांपल होती है हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड।
क्लोराइड। अगेन कोबाल्ट क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसलिए हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ब्रैकेट में 2 मेंशन किया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है COCl2.2H2O, सॉलिड है ये। अगेन इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, 2, फिक्स नहीं होते, ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वेरी करते हैं। अगेन हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड का कलर क्या होता है, पिंक होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास है एक हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। अब देखिए मैग्नीशियम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी मेंशन नहीं किया। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या होगा, MgSO4.7H2O, और ये सॉलिड है। इसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे हम तो रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, हमने हाइड्रेटेड कंपाउंड को क्यों डिस्कस किया, उसकी रीजन सिंपली अभी आपको पता चल जाएगी। लेट्स से मैं क्या लेता हूं, टेस्ट ट्यूब लेता हूं। टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या डाला, कॉपर सल्फेट डाला हाइड्रेटेड। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी हमने देखा CuSO4.5H2O, और इसका कलर क्या है, ब्लू है। अब देखें हाइड्रेटेड है तो इसके अंदर क्या है, वाटर है। लेकिन अगर मैं इसको क्या करना शुरू कर दूं, हीट करना शुरू कर दूं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होते जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे। अब देखें वाटर मॉलिक्यूल सारे रिमूव हो गए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बचा इसका, CuSO4। अब ये क्या हो गया, ये हाइड्रेटेड नहीं है, ये क्या है, एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट है, और इसका कलर क्या है, व्हाइट है। एनहाइड्रस का क्या मतलब है, विदाउट वाटर। अब देखिए केमिकल इक्वेशन क्या हुई, हमारे पास था कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O जो कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट था, हीट किया, ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हुआ और वाटर मॉलिक्यूल 5 क्या हो गए, रिमूव हो गए। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का कलर क्या था, ब्लू था। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया। लेकिन अगर इसी के अंदर मैं क्या करूं, अब वाटर को ऐड करना शुरू कर दूं तो क्या होगा। लेट्स से मैंने ड्रॉपर लिया और ड्रॉपर से वाटर क्या करना शुरू कर दिया, मैंने इसके अंदर ऐड करना शुरू कर दिया, तो अब इसका कलर दोबारा ब्लू हो गया और ये दोबारा क्या हो गया, हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट बन गया, यानी कि CuSO4.5H2O बन गया। अब देखिए अगर इसकी केमिकल इक्वेशन को मैं राइट करूं तो CuSO4 था, मैंने 5 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड किए तो ये दोबारा हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट बन गया। अब हम इसकी भी केमिकल इक्वेशन को राइट कर देते हैं। अब एक्चुअल में क्या हुआ, हमारे पास था एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जिसका कलर व्हाइट था, हमने वाटर ऐड किया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो गया जिसका कलर ब्लू है। अब गौर से इन दोनों इक्वेशन को देखें, दरअसल क्या हुआ, रिएक्टेंट को हमने हीट किया, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। अब दोबारा दूसरी इक्वेशन को देखें, वही प्रोडक्ट के हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जो किस में कन्वर्ट हो गए, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गए, यानी कि इस हाइड्रेटेड कंपाउंड ने क्या किया, एक रिवर्सिबल रिएक्शन को परफॉर्म किया। तो मैं अब इसको प्रॉपर रिवर्सिबल रिएक्शन के फॉर्म में डबल एरो यूज करते हुए राइट कर देता हूं। तो अब हमारे पास क्या है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन भी है सेम इक्वेशन में, जो किस तरफ जा रहा है, हमारी राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड भी कहते हैं, RHS भी कहते हैं। बिल्कुल सेम इक्वेशन में हमारे पास क्या है, रिवर्स रिएक्शन भी है या बैकवर्ड रिएक्शन कह लें, जो किस हैंड की तरफ जा रहा है, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है, इसलिए हम इसे लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब अगर आप देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक है। तो दूसरे वाला रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, अगर फॉरवर्ड एंडो है तो रिवर्स एक्सोथर्मिक होगा। याद रखिएगा अगर एक साइड एंडो है तो दूसरी एक्सो होगी, एंड वाइस वर्सा होगा। वन मोर पॉइंट को माइंड में रखिएगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन में अगर हम इंथाल्पी चेंज को मेंशन करेंगे तो वो इंथाल्पी चेंज फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, ऑल्दो इंथाल्पी चेंज हो रही होगी बैकवर्ड रिएक्शन में भी। तो हमारे पास लेट से हमारे पास है डेल्टा H पॉजिटिव है, यानी कि ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एंडोथर्मी को। तो ये किसके लिए, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। हम वन मोर एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब यहाँ पर इंथाल्पी चेंज लिखी हुई है, डेल्टा H इज नेगेटिव। अब आप बताएं कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या रिवर्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब चूंकि इंथाल्पी चेंज जो भी मेंशन होती है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए होती है, नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सो, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक, और जो रिवर्स रिएक्शन होता है उसकी इंथाल्पी चेंज ऑपोजिट होती है, तो रिवर्स यानी बैकवर्ड रिएक्शन की एंडोथर्मिक इंथाल्पी चेंज होगी।
इसी कंसेप्ट को मैं रीट्रेट कर देता हूँ वन मोर एग्जांपल के साथ। हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है COCl2.2H2O। इसका कलर क्या है, पिंक। बाय द वे कोबाल्ट 2 क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट की कलर चेंज को आपने रिमेंबर करना है। अक्सर एग्जामिनर डिफरेंट क्वेश्चन में ये पूछ लेता है। मैं इसको अब क्या करता हूँ, हीट करता हूँ। जैसे ही हीट करूंगा तो वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इसका कलर ब्लू हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, एनहाइड्रस कॉपर 2 क्लोराइड। अब मैं इसकी एक केमिकल इक्वेशन लिख देता हूँ। अब चूंकि हमने इसे क्या किया है, हीट किया है, तो ये क्या होगा हमारे पास, एंडोथर्मिक होगा। इसकी इंथैल्पी चेंज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हमने हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड जिसका कलर क्या था, पिंक, उसको हीट किया, वो एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 क्लोराइड जिसका कलर क्या है, ब्लू में चेंज हो गया। अब देखें, अब अगर इसके अंदर मैं वाटर को क्या करना शुरू कर देता हूं, ऐड करना शुरू कर देता हूं। अब इसका कलर दोबारा किस में चेंज हो रहा है, पिंक में चेंज हो रहा है। यानी कि अब ये क्या हो गया, हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड में चेंज हो गया। अब देखें, ब्लू से पिंक में चेंज हुआ है, तो सिंपली मैं बैकवर्ड एरो के साथ इसे क्या कर देता हूं, शो कर देता हूं। अब मेरे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन कंप्लीट हो गया। आपने रिवर्सिबल रिएक्शन को आइडेंटिफाई थ्रू डबल एरो करना है, और जब भी इंथैल्पी चेंज मेंशन होगी आपने उसको फॉरवर्ड रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज कंसीडर करना है। अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। हम सिंपली एक क्या लेते हैं, फ्लास्क लेते हैं, उसको ऊपर से क्लोज कर देते हैं। फ्लास्क के अंदर क्या है, वाटर है, H2O है। अब मैं इस वाटर को क्या करता हूं, जैसे ही हीट करूंगा तो इवेपोरेशन होगी, वाटर लिक्विड से वाटर गैसियस फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएगा। शुरू में देखें क्या है, इवेपोरेशन ज्यादा हो रही है, रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट है, आहिस्ता आहिस्ता कंडेंसेशन का रेट भी इंक्रीज होता जा रहा है। अब एक पॉइंट आएगा जब रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन के, यानी जितने वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। इसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इसी चीज को मैं दोबारा क्या करता हूं, यहां पर राइट करता हूं। देखें, रिएक्शन में लिख लेता हूं, वाटर लिक्विड से वाटर गैस में चेंज हो रहा है। अब मैं लिख सकता हूं, इनिशियली रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई, विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीजेस एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। इवेपोरेशन डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में वाटर लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि वो गैस में जो कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। होप सो इस सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू आपको इक्विलिब्रियम की समझ आ गई होगी। अब हम प्रॉपर्ली केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नाउन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम उन कंडीशंस को देखते हैं जो जरूरी हैं ताकि केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो सके। सबसे पहली कंडीशन ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए। वाटर लिक्विड से वाटर गैसियस में चेंज हो रहा है एंड वही रिवर्स हो रहा है। अगर रिवर्सिबल नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता। तो पहली कंडीशन क्या है, रिवर्सिबल। दूसरी कंडीशन क्या है, लेट्स से मैंने क्या लिया है, एक फ्लास्क ली है, उसके अंदर मैंने वाटर डाल के हीट किया है। अब देखें, जैसे जैसे हीट होगा तो क्या होगी, इवेपोरेशन स्टार्ट होगी, वाटर लिक्विड से वाटर गैसियस में चेंज हो रहा है। अब ये सारा का सारा वाटर उड़ गया। अब गैसियस से दोबारा लिक्विड में कैसे आएगा, ये तो ऊपर से क्या होना चाहिए था, क्लोज होना चाहिए था। जैसे अभी आप देख रहे हैं क्लोज है, कंडेंस होके दोबारा वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि क्लोज होनी चाहिए कंटेनर। तो एग्जामिनर मोस्टली जो है आपसे यही दो कंडीशंस के बारे में पूछता है, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर एक और कंडीशन के बारे में पूछ लेता है, वो क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर इक्विलिब्रियम के दौरान कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। इन दिस केस देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक, रिवर्स रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। लेट्स से मैं एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड कर देता हूं, टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखा, तो रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने हीट प्रोवाइड की और फॉरवर्ड में ये एंडोथर्मिक है। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी वजह से टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ताकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो। वन लास्ट की पॉइंट,
वो ये है कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा उसके बाद ना तो रिएक्टेंट की अमाउंट चेंज होगी ना ही प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज होगी। आल्दो दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन प्रोग्रेस में होंगे, दोनों रिएक्शन हो रहे होंगे। इससे मुराद क्या है? लेट्स से हम अमोनिया फॉर्मेशन की एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है और केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। तब नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 10 है, हाइड्रोजन के 30 और अमोनिया के 20। अब इसके बाद फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होते रहेंगे लेकिन ये अमाउंट चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी? लेट्स से 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 1 नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देते हैं? 2 अमोनिया के बना देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में। एट द सेम टाइम रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा? 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल क्या बना देंगे? 3 हाइड्रोजन के और 1 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल बना देंगे। ओवरऑल नेट चेंज क्या आएगी? 0 आएगी। इसलिए हम कहते हैं एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑल्दो बोथ रिएक्शंस आर इन प्रोग्रेस। अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 है, पेपर 2 फेब मार्च 2022 IGCSE का है। क्वेश्चन है, द रिएक्शन यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज रिवर्सिबल एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द इक्विलिब्रियम? वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है और हमने इक्विलिब्रियम के बारे में बताना है। हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अगर आप ऑप्शन ए को देखते हैं तो लिखा हुआ है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस हैव सेम रेट, तो दोनों का सेम रेट है तो ए करेक्ट है। ऑप्शन बी को देखें, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। वो क्या कह रहा है? बैकवर्ड ग्रेटर देन है, तो ये बी क्या हो गया? इस वजह से रॉन्ग हो गया। सी को अगर आप देखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड ग्रेटर है तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्योंकि इक्वल होना चाहिए। डी है हमारे पास, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस हैव बीन स्टॉप। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि दोनों स्टॉप हो गए, तो ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था दोनों का रेट सेम हो जाता है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का, लेकिन दोनों रिएक्शन इन प्रोग्रेस रहते हैं, तो डी भी क्या है? इनकरेक्ट। आवर करेक्ट आंसर इज ए। यहां पर हमारा आज का लेक्चर एंड हो गया है। होप सो आपको इन डेप्थ समझ आ गया होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा रिलेटेड टू द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द पोजीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय। Like, share, and subscribe our channel SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.